हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आप पहली एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के बारे में पढ़ चुके हैं, आप आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा जो पूरा टॉपिक होगा वो किस पे बेस्ड होगा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं यहां पर इनिशियली उन वैल्यूज को लिख देता हूं ताकि आगे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। कुछ कंसिडरेशन है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि tan के कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए tan 0 डिग्री कितना होता है। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज वैल्यू फॉर tan ऑफ 45 डिग्री, व्हाट इज वैल्यू फॉर tan ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज वैल्यू फॉर tan ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, एंड व्हाट इज वैल्यू फॉर tan ऑफ 90 डिग्री। जब हम इन सारे वैल्यूज को याद कर लेंगे तो आगे के वीडियो का जो पार्ट है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। पूरे चैप्टर में दो एंगल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक तो है 45 डिग्री का और एक है 60 डिग्री का। tan ऑफ 0 जो है वो वैल्यू मैं आपको बता दूं क्या होता है। tan ऑफ 0 आपके पास वैल्यू होता है 0, सिंपल है। एक सिंपल वैल्यू और बता दूं, tan ऑफ 45 आपके पास क्या होता है? 1 होता है। मतलब जब भी आपके पास एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 का, तो tan का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। ठीक है, तो ये दो आसान वैल्यूज। दूसरी दो वैल्यूज है tan ऑफ 60। tan ऑफ 60 आपके पास जो होता है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। मतलब जब भी एंगल आपके पास क्या दिया हो 60 डिग्री और आपने किसे फाइंड किया tan को, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा? √3 मिल जाएगा। tan ऑफ 30 की अगर हम बात करें तो tan 30 बराबर होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 3 के। और लास्ट वैल्यू आपके पास जो है दैट इज tan ऑफ 90 डिग्री। tan ऑफ 90 डिग्री वैल्यू मैथमेटिक्स के अंदर नॉट डिफाइंड हम लिखेंगे, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको लगेंगी। अच्छा, इसके साथ आपको क्या रिक्वायर्ड है? इसके साथ आपको साइन की भी एक वैल्यू याद होनी चाहिए कि साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है। सो साइन ऑफ 30 का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है? हाफ के। ठीक है, ये वैल्यू आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपके पास जो नया कुछ है दैट इज कॉल्ड एज 3 डिफरेंट एंगल्स। जैसे मान लीजिए आपकी ये विजन हो जाए या आपकी आईज हो जाए खूबसूरत सी, और यहां से अगर आप आगे की तरफ देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसे हम इस चैप्टर में कहते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर आपके पास ऊपर की तरफ को भी आपने देखा तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आप नीचे देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो दो एंगल्स बनेंगे। एक तो ऊपर की तरफ जब भी आपने देखा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देखना एलिवेशन। नीचे की तरफ आपने देखा तो दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये बेसिक आइडिया से अब हम देखते हैं कि हमारी सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर कौन से क्वेश्चंस आपके पास दिए गए। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो ऑल्सो। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू एक्सरसाइज, अ न्यू कंसेप्ट, और बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर रियल लाइफ। So as you can see your first question, here it is given that a person is standing at a distance of 80 meters from a church, looking at its top, and the angle of elevation is 45 degree. Find the height of the church. So first thing which you should understand is what, कि आपके पास इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी अगर एक चर्च, एक बिल्डिंग, दो पोल्स, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो हमेशा आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले एक सेगमेंट कंसिडर करना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक सेगमेंट है जिसका नाम है AB। ठीक है, अगर आपके पास पर्सन दिया हुआ है, कोई छोटी सी चीज दी है इस बिल्डिंग के सामने, जो भी सबसे छोटी चीज होगी तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे? पॉइंट की तरफ। तो चर्च और पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है वो कितने मीटर्स का है? इट इज ऑफ 80 मीटर्स। ठीक है, लेट अस से हम कहते हैं C इज द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। अब क्या हुआ? तो पर्सन इज ऑब्जर्विंग, वो ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर की तरफ देखने को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इफ इट इज गिवन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 45 है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जब देखा जाए तो जो एंगल आपका बेस से बन रहा है, जो एंगल आपका बेस से बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। आपको फाइंड करना है व्हाट इज हाइट ऑफ द चर्च, मतलब आपको फाइंड करना है व्हाट इज वैल्यू फॉर AB। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते वक्त आपको सबसे पहले जो लिखना है वो है कंसिडरेशन, क्योंकि बिकॉज एग्जामिनर को ये नहीं पता होता कि आपने किस चीज को क्या लिया है।
तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे कि जो ए बी आपके पास दिया हुआ है दैट इज योर चर्च। सेकंड आपके पास सी पोजीशन दिया हुआ है दैट इज पोजीशन ऑफ द पर्सन, तो हमने कंसिडर किया है लेट सी बी द पोजीशन ऑफ पर्सन। और ये जो एंगल आपके पास है दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ए सी बी विच इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, ठीक है। आपको एक नया वर्ड भी बताता हूँ। आपने देखा है हम मॉल्स में जाते हैं, बिल्डिंग्स में जाते हैं, तो आपकी जो लिफ्ट्स है उस लिफ्ट्स को आप आज से एक नया वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज एलिवेटर। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एलिवेटर। और एलिवेटर आपको क्या करता है? ऊपर की तरफ ले जाता है। तो इसीलिए लिफ्ट या तो आप उसे क्या कह सकते हैं? एलिवेटर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो अब क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अगर हम बात कर लें इस क्वेश्चन के अंदर तो देखिए ये एंगल दिया है थीटा दैट इज 45 डिग्री। 45 के सामने आपके पास आया ए बी और बाजू में आपके पास क्या आ गया? बी सी। क्या आपको पहली एक्सरसाइज से कोई ऐसा रेशियो याद है जिसके अंदर हम अपोजिट और एडजेसेंट की बात करते हैं? बिल्कुल सही, आपके पास एक रेशियो है दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा रेशियो आपको बताता है इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए हम टेन थीटा का इस्तेमाल कर ले तो हम लिख सकते हैं थीटा की जगह पे एंगल सी। अपोजिट जो है आपके पास वो दिया हुआ है ए बी, और अगर एडजेसेंट की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी बी सी। तो अगर हम लिख ले tan ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और मेरे लिए अपोजिट क्या है? तो मेरे लिए अपोजिट सी का अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अगर हम एडजेसेंट की बात कर लें तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी बी सी। तो इसका मतलब tan ऑफ एंगल सी आपके पास कितना आ गया? tan ऑफ 45 आपके पास कितना आ गया? इट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि इस एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ वैल्यूज फॉर 10 याद रखने पड़ेंगे कि 10 का 45 पे क्या वैल्यू आता है। जैसे जैसे वो वैल्यूज आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे यहाँ पर आपके पास सबसे पहला वैल्यू आ गया दैट इज 10 ऑफ 45, और 10 ऑफ 45 का वैल्यू बराबर होता है किसके? 1 के। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टेप में जहां पर आपके पास 1045 आ रहा है उस स्टेप में मैं 1 लिख सकता हूँ 1045 की जगह पे। ए बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है तो हमने उसे यहाँ लिख दिया दिस इज ए बी। और BC जो है वो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर मुझे फाइंड करना है व्हाट इज AB तो 80 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? 80 विच इज इक्वल टू व्हाट? AB। और 1 इंटू 80 आपके पास क्या आ जाएगा? 80। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 80 इज इक्वल टू AB, और आई कैन से कि AB जो है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 80 मीटर्स। और AB असल में हमने क्या लिया था? चर्च। तो इसका मतलब आपके चर्च का हाइट जो है वो अब कितना मिल गया है? 80 मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या रिक्वायर था आपको? सबसे पहले तो आपको 10 का वैल्यू लगेगा। 10 की कुछ बेसिक वैल्यूज है मैं हर बार आपको बताते जाऊंगा हर क्वेश्चन के साथ। 10 का वैल्यू फिक्स है फॉर डिफरेंट एंगल्स। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो एंगल आया वो कितने डिग्री का था? 45। तो 10 ऑफ 45 कितना होता है? 1, ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम किस चीज को क्या कंसिडर करेंगे। एक नया वर्ड भी मैंने आपको कहा दैट इज योर एलिवेशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पर आपके पास दिया हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। अब लाइट हाउस दे दिया है तो लाइट हाउस के टॉप से एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द शिप। अब सोचिए कि आपके पास अगर लाइट हाउस है इसका मतलब तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अभी मैंने आपसे कहा बिल्डिंग अगर हो कुछ भी हो तो हमेशा हम क्या कंसिडर करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, क्या आपको पता है लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस का मतलब होता है कि अगर रिवर्स हो या सीज हो तो वहां पर रिवर बैंक पे या सी के बैंक के ऊपर एक बड़ा सा टावर होता है। ये टावर वॉच करता है उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, और यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन होता है। तो पुराने टाइम पे ये इसलिए हुआ करते थे ताकि जो शिप्स आ रही हो उन्हें ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर एक पोर्ट है या यहाँ पर कोई एक ऐसा एरिया जहां पर शिप आके रुक सकती है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज लाइट हाउस, ठीक है। तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? एक तो लाइट हाउस दिया हुआ है, दूसरी चीज आपके पास क्या दी हुई है? शिप दी हुई है, ठीक है।
एक बार फिर से रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द शिप। कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ होता है? यहाँ पर। और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है? शिप को। अब इमेजिन कीजिए अगर डायग्राम आपको देखना है तो ऑब्जर्वेशन मतलब नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास लेटेस्ट से कि ये जो है दिस इज ए बी, ओके। फिर आपके पास दिया हुआ है एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द शिप and makes an angle of depression. Now see when we say depression, depression का मतलब होता है नीचे देखना, ठीक है। विजन में हम तीन चीजें देख सकते हैं। एक जैसे हम कह सकते हैं which is called as your elevation, जैसा हमने previous question में किया। elevation का मतलब क्या होता है कि हमने कहाँ पर देखा है? ऊपर की तरफ देखा है। अगर हम बात करें depression की, इसका मतलब हम कहाँ देख रहे हैं? नीचे की तरफ देख रहे हैं। और एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं horizontal। horizontal का मतलब होता है लेट अस से कि आपके पास ये आपकी आई है, ठीक है, ये आपकी आईज है। तो आप या तो सीधा देख सकते हैं विच इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हो सकता है कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। और या तो आप कहां देख सकते हैं? ऊपर की तरफ। जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में एलिवेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। या तो एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, एंगल हमेशा किसके साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि पहले हम सीधा देख रहे थे, अब डिप्रेशन में देख रहे हैं मतलब नीचे देख रहे हैं। तो जब मैं नीचे देखता हूं तो दैट एंगल इज मेड विद व्हाट? इट इज मेड विद द हॉरिजॉन्टल। नाउ लेट अस से कि आपके पास यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर ए पे है, तो ये जो डॉटेड लाइन मैं बना रहा हूँ दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल लाइन। शिप कहाँ पर होगी? तो ऑफ कोर्स बेस पे होगी, यहाँ कहीं पर। ये हम सी ले लेते हैं, दैट इज योर शिप। अब अगर ऑब्जर्वर को शिप को देखना है, इसका मतलब उसे नीचे देखना पड़ेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। और जब वो नीचे देखता है तो आपके पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है वो कितने डिग्री का है? तो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है दैट इज ऑफ 60 डिग्री। तो लेट अस से ये वाला एंगल आपके पास क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये हमने क्या कंसीडर कर लिया है? ई, ठीक है। होप आपको डायग्राम समझ में आ गया। तो हमने क्या ले लिया? ए बी। ए बी इज योर लाइट हाउस। दूसरी चीज जो हमने ली है दैट इज सी, और सी इज व्हाट? योर शिप। फिर देखिए एक एंगल यहां पर बन रहा है, जैसे हम लिख सकते हैं इट इज एंगल ई ए सी। और ये जो एंगल ई ए सी है, ये कौन सा एंगल है? दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। कौन सा एंगल है? इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां लिख देते हैं हम दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आगे आपके पास ये दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। क्वेश्चन का आगे का हिस्सा ये, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर्स, इसका मतलब इस लाइट हाउस की हाइट आपके पास कितनी दी हुई है? 90 मीटर्स दी हुई है। तो देखिए अब मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया। इस ट्राइंगल में एक साइड मुझे पता चल गया दैट इज हाउ मच? 90 मीटर्स। आपके पास एक एंगल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और आपसे पूछा क्या है? फाइंड हाउ फार इज शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउस और शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो अगर ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? व्हाट इज वैल्यू फॉर बीसी? क्या आपको ये क्लियरली समझ में आ गया? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये फाइंड करेंगे कि क्या वैल्यू होगा इस साइड बीसी का। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि वी विल ब्रिंग दिस एंगल इनटू द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर ये एंगल होना चाहिए। तो कैसे ला सकते हैं? तो देखिए हमें ये पता है कि AE जो है वो किसको पैरेलल है? इट इज पैरेलल टू BC। अगर AE और BC पैरेलल है, इसका मतलब ये Z बन रहा है। तो ये वाला एंगल जो है वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री। और रीजन उसका क्या होगा? दैट इज विच एंगल्स? दे आर द अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल्स है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल EAC जो है वो किसको कॉन्ग्रुएंट है? इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। और रीजन उसका क्या हो जाएगा? तो दैट इज अल्टरनेट एंगल्स, है ना। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, दिस इज अल्टरनेट एंगल्स। इफ दे आर अल्टरनेट एंगल तो देयरफॉर आई कैन से एंगल ACB अब कितने डिग्री का हो गया? दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। और क्या रीजन होगा? सिंस एंगल EAC आपके पास कितने डिग्री का? इट इज ऑफ 60 डिग्री। तो अब हमारे पास ट्राइंगल के अंदर एक एंगल आ गया। अब वापस से आप ट्राइंगल को देखिए तो एंगल के हिसाब से ये अपोजिट हो गया AB, और आपको जो फाइंड करना है वो कौन सा साइड हो गया? एडजेसेंट हो गया। अगर ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, इसका मतलब वापस से आपको कौन सा रेशियो यूज करना पड़ेगा? tan थीटा का। तो अगर हम tan ऑफ एंगल C लिखें तो वो किसके बराबर होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हम सबको पता है
कि tan थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के। तो अगर अपोजिट की हम बात करें तो थीटा के अपोजिट में जो आपके पास आ रहा है दैट इज व्हाट इज दिस AB, तो ये हो जाएगा tan ऑफ C। अब C नहीं लिखते, अब क्या लिख देते हैं 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट की अगर हम बात करें तो अपोजिट मतलब AB हो गया, और एडजेसेंट जो आपके पास दिया हुआ है दैट इज व्हाट, इट इज BC। अब देखिए यहाँ पर एक नया वैल्यू आ गया 10 का। जैसे मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे वैल्यूज आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको कलेक्टिवली सारे वैल्यूज लिखना है और याद रखना है, ठीक है। तो tan ऑफ 60 की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू बराबर होता है रूट ऑफ 3 के। tan 60 किसके बराबर होता है, रूट ऑफ 3 के, जो किसके बराबर हो जाएगा AB, तो वो आपके पास क्या दिया हुआ है 90, और अपॉन आपके पास क्या आ गया BC, ठीक है। तो यहाँ रीजन में हम लिख देते हैं सिंस tan ऑफ 60 इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास रूट 3 इज इक्वल टू 90 अपॉन BC आ गया तो देयरफॉर क्या हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 90 अपॉन रूट 3, है ना। हमने क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और सपोज डिनोमिनेटर में आपके पास अगर रूट 3 आ रहा है और मुझे रूट 3 हटाना है तो उसके लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट 3 के लिए अगर हम कॉन्जुगेट की बात करें तो रूट 3 और रूट 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि डिनोमिनेटर में से कौन हट जाए, रूट 3 हट जाए। रूट 3 और रूट 3 जब मल्टीप्लाई होता है तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 3, है ना। रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रूट 3, और जब आप स्क्वायर ऑफ रूट 3 लेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमने रूट 3 इंटू रूट 3 को क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया है। 90 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 90 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट ऑफ 3 से। नाउ सी दिस इज 3 1 जा, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 3 3 जा इज 9, और फिर आपके पास क्या बच गया 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 30 रूट ऑफ 3, जो किसका वैल्यू आ गया मेरे पास, इट इज वैल्यू फॉर BC। क्वेश्चन में हमसे क्या फाइंड करने का था, व्हाट इज वैल्यू फॉर BC, तो BC आपके पास क्या आ गया है, इट इज 30 रूट ऑफ 3, ठीक है। और इसे हम लिख देते हैं इट इज इन मीटर। तो ये आपका एक आंसर हो सकता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा आगे और सॉल्व किया जा सकता है, कैसे, मान लीजिए आपके पास जो रूट 3 के वैल्यू को पुट कर दूं, ठीक है। अगर मैं चाहूं इसे आगे सॉल्व करना तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो BC है वो किसके बराबर है 30 इंटू रूट 3, और रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73, ठीक है। रूट 3 का जो वैल्यू है वो कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1.73। टेक्स्ट बुक्स में आप देखेंगे तो आपको रूट 3 का वैल्यू मिल जाएगा। और लेट से अगर मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 3 3 जा इज 9, 3 7 जा इज 21, और 3 1 जा 3 प्लस 2 क्या हो गया 5, और बिकॉज ऑफ 0 एक 0 आ जाएगा और पॉइंट, तो इसका मतलब BC का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 51.90, एंड लेट अस से व्हिच इज इन मीटर्स। तो आपसे अगर पूछा जाए कि शिप का क्या डिस्टेंस होगा तो हम ये कहेंगे कि शिप का डिस्टेंस कितना है, इट इज 51.90 मीटर्स। अगर क्वेश्चन में रूट 3 का वैल्यू दिया है तो ही हम सॉल्व करेंगे, अगर रूट 3 का वैल्यू नहीं दिया होता तो हम इस क्वेश्चन को इससे आगे ज्यादा सॉल्व नहीं करते, यहाँ पर उसको एंड कर देते, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ अ विड्थ 12 meters. From the top of the first building which is 10 meters high, the angle of elevation, देखिए वापस से वर्ड आ गया elevation, elevation देखना मतलब ऊपर की तरफ देखना। The angle of elevation of the top of the second building is found to be 60 degree. What is the height of the second building? तो सबसे पहला काम इस एक्सरसाइज में ये होगा कि हम समझेंगे डायग्राम क्या हो इस क्वेश्चन का। लेट अस से हम ये कहते हैं कि आपके पास दो बिल्डिंग्स हैं, तो एक बिल्डिंग ये हो गई जिसका नाम मैं दे देता हूं AB, एक बिल्डिंग ये हो गई जिसका नाम हम दे देते हैं CD। इन दोनों के बीच में आपके पास एक रोड दिया हुआ है दैट इज 12 meters, और पहली बिल्डिंग से हम कहां देख रहे हैं, सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया ऐसा। तो क्वेश्चन में लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन की जब हम बात करते हैं
तो इसका मतलब ऊपर की तरफ देखा गया है। और मैंने अभी आपसे कहा था कि हमेशा एक लाइन होती है विच इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल। तो ये जो डॉटेड लाइन है जिसको हम ए ही नाम दे देते हैं, ये क्या हो गया आपके लिए, हॉरिजॉन्टल हो गया। क्वेश्चन आपके पास दिया है टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर्स। मतलब बीच में एक रोड आ रहा है जिसकी विड्थ क्या दी हुई है, 12 मीटर्स। फ्रॉम द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर्स हाई। मतलब इसकी जो हाइट है वो आपके पास क्या गिवन है, 10 दिया हुआ है। आगे आपके पास दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां से जब ऊपर की तरफ देखा सेकंड बिल्डिंग को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपको ये बताना है व्हाट इज हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। इसका मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड क्या करना है, सीडी वैल्यू। ओके, अच्छा देखिए नीचे जो आपके पास दिया हुआ है ये तो ऑब्वियसली बिल्डिंग्स हैं इसलिए परपेंडिकुलर होंगी। हॉरिजॉन्टल इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है जो बेस को हमेशा पैरेलल होती है। इसका मतलब ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है सीडी। सीडी देखिए दो चीजों से बना है, एक तो उसमें सीई आता है जो मुझे नहीं पता, दूसरी चीज आती है दैट इज कॉल्ड एज ईडी, वो भी मुझे नहीं पता। तो बेसिकली सीडी फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। इन दो चीजों को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे के हिस्से में देखते हैं। तो नीचे हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है वो बेस को परपेंडिकुलर है, और ये जो डीसी है वो भी किसको परपेंडिकुलर है, बेस को। अगर ये ए बी और ये डीसी दोनों बेस को परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि ए बी और डीसी आपस में एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल। ऑब्वियस बात है, दो दीवार अगर आपके रूम में है और वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपस में वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो वैसे ही ए बी और सी डी ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। अगर ये पूरा सी डी किसको पैरेलल है, ए बी को पैरेलल है, सो आई कैन से कि ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सीई। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हमने। हम ये कह सकते हैं कि अगर पूरा सी डी पैरेलल है तो सीई भी पैरेलल होगा। और इसका रीजन हम लिख सकते हैं कि सी ई और डी दे आर कोलिनियर। याद है आपको, ये क्या है, दे आर कोलिनियर। अच्छा, साथ ही में मैं ये भी बता सकता हूं कि ए जो हॉरिजॉन्टल है वो हमेशा बेस को क्या होती है, पैरेलल होती है। हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज पैरेलल टू द बेस। तो अब देखिए नीचे जो आपके पास ट्राइंगल, नीचे जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल आ रहा है ना, इसमें हमने अपोजिट साइड्स को क्या बता दिया, पैरेलल बता दिया। और इनका एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम, राइट। और अगर एक एंगल उसके अंदर 90 डिग्री आ गया तो वो पैरेललोग्राम अब क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो देयरफॉर हम नेक्स्ट लाइन में ये लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास है विच इज ए बी सी ई is a rectangle। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई आपके पास एक रेक्टेंगल हो गया। अच्छा, रेक्टेंगल की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं इसका मतलब अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा, 12 होगा। और अगर ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए ये बताने से मेरे पास क्या एडवांटेज हो गया पता है, मुझे पता चल गया व्हाट इज सीई। देखिए सीई का वैल्यू अब कितना आ गया, 10 आ गया। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए थी, सीई और ईडी। इसका मतलब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं हम ये लिख देते हैं कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू सीई, और दोनों अब किसके बराबर होंगे, 10 के। एई जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू बीसी, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, 12 के। इज इट क्लियर। और रीजन आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो पहला तो आ गया आपके पास सी का वैल्यू, तो देयरफॉर सी इज 10। इसे आप स्टेप 1 भी लिख लें ताकि हम सी का वैल्यू जब आगे इस्तेमाल करें तो यहां मेंशन कर पाए कि कहां से मिला है वो वैल्यू। अगली वैल्यू आपको जो फाइंड करनी है वो है ईडी की। ईडी को फाइंड करने से पहले देखिए एक ट्राइंगल आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास बेस जो है वो AE दिया हुआ है और जो हाइट आपके पास है दैट इज DE। मुझे ये हाइट नहीं पता है, तो अगर मैं ट्राइंगल को कंसिडर कर लूं तो क्या हम लिख सकते हैं इस ट्राइंगल को इस तरीके से, ये A है आपके पास, ये वाला वैल्यू E है और ये क्या हो गया, D हो गया। ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये कितना है, 90 है।
तो देयरफॉर इस ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे ये पता है कि ये 12 है तो क्या मैं इसे फाइंड कर सकता हूँ? ऑब्वियसली फाइंड कर सकता हूँ। हाउ? हम ये कह सकते हैं कि tan ऑफ एंगल ए अगर हमने फाइंड कर लिया तो tan ऑफ एंगल ए होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। tan हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपोजिट फाइंड करना है और दिया हुआ क्या है? एडजेसेंट। तो अब अगर हम अपोजिट की जगह पे अपोजिट की नाम लिख दे, अपोजिट का नाम क्या है? डीई, और एडजेसेंट का क्या नाम है? एडजेसेंट का नाम है एई। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन से साइड क्या है। हम इसे लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। तो इस ट्राइंगल के लिए अपोजिट एंगल जो है वो, सॉरी, एंगल का अपोजिट साइड जो है वो क्या है? डी है, और एंगल का एडजेसेंट साइड जो है वो क्या है? ए है। तो नेक्स्ट लाइन में tan ऑफ एंगल ए की जगह पे मैं वैल्यू लिख देता हूं, तो क्या हम लिख सकते हैं? दिस इज tan ऑफ 60। tan ऑफ 60 किसके बराबर है? डी के, वो मुझे नहीं पता। डी तो फाइंड करना है, इसीलिए तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो डी मुझे नहीं पता है। अच्छा, क्या ए पता है? तो ए ऑब्वियसली पता है, वो कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। ओके, अच्छा, इतना हमें समझ में आ गया। फिर tan 60 आ गया। tan 60 अभी मैंने आपसे बताया था, tan 60 का वैल्यू जो है वो कितना होता है? रूट ऑफ 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रूट 3, जो किसके बराबर हो जाएगा? डीई अपॉन इट इज 12। इज इट क्लियर? और रीजन में हम लिख देते हैं कि tan ऑफ 60 जो है वो किसके बराबर होता है? रूट 3 के। अब अगर हमें फाइंड करना है व्हाट इज वैल्यू फॉर डीई, तो बताइए डीई क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं कि जो डीई है दैट इज इक्वल टू 12 रूट 3, राइट? ये 12 यहां चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू फॉर डीई जो है वो कितना आ रहा है? इट इज 12 रूट ऑफ 3। जैसे ही मेरे पास डीई आ गया, मेरे पास सीई तो पहले से था, तो अब मुझे फाइंड क्या करने कहा था? व्हाट इज वैल्यू फॉर सी डी। तो हम लिख सकते हैं कि सी डी जो है वो किसके बराबर होता है? सीई प्लस ईडी। सीई आपके पास क्या था? 10 प्लस ईडी आपके पास क्या आ गया? 12 रूट 3। तो देयरफॉर आपके सीडी का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू 12 रूट ऑफ 3। ठीक है, देखिए अब यहां पर हम जो है वो रूट 3 का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, और रूट 3 का वैल्यू ना पुट करने का रीजन क्या है? कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रूट 3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम यहीं पे रोक देंगे, और इसका जो यूनिट है वो किसके अंदर आ जाएगा? मीटर्स के अंदर। तो हमारी सेकेंड बिल्डिंग जो सीडी थी उसकी हाइट अब अपने पास कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 12 रूट ऑफ 3 मीटर्स। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, तो अब नया वैल्यू हमने कोई सीखा यहाँ पर नहीं, ये तो हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि tan ऑफ 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट ऑफ 3 होता है। एक चीज और आई थी दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको सारा प्रीवियस डेटा लगेगा, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 से बहुत ज्यादा मैच करता है। ठीक है, तो जस्ट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर्स एंड 7 मीटर्स आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब आपके पास दो पोल्स दिए हुए हैं। तो पोल्स एक 18 मीटर का दिया हुआ है और एक कितना दिया हुआ है? 7 मीटर्स। दे आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, इसलिए हम ग्राउंड बना लेते हैं। और ऑब्वियसली एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। आगे आपके पास लिखा है द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन। फास्टन का मतलब होता है किसी चीज को टाइटली बांध देना, और यहाँ पर किसको बांधा गया है? वायर को। फ्रॉम द टॉप ऑन एट द टॉप्स इज 22 मीटर्स। इसका मतलब जब हम अगर इसे कंसिडर कर लें, ये ए बी है, ये वाला हिस्सा आपके पास सी डी आ गया, एक वायर हमने ए से किसको बांध दिया है? डी को बांध दिया है। ठीक है, और जिसका लेंथ आपके पास कितना दिए हुए? 22 मीटर्स दिए हुए। आगे लिखा हुआ है फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो मुझे ये बताना है कि ये जो वायर है हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है। देखिए, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाना है, इसका मतलब इसे अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और इसका नाम हम लिख देते हैं ई। तो अब मेरे पास दो पोल्स हैं, एक का नाम ए बी है, एक का नाम सी डी है। इन दोनों के बीच में जो आपके पास डीई लाइन दी हुई है, ये असल में क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइन। और मुझे फाइंड करना है ये कौन सा एंगल बना रही है, इसका मतलब मुझे एंगल नहीं पता है। तो कौन सा एंगल आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर? ए डी ई एंगल जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए बिल्कुल प्रीवियस वाले जैसा दिख रहा है। वहां पर क्या दिया हुआ था आपके पास? दो अलग अलग
वहां पर आपके पास दो अलग अलग बिल्डिंग्स दी हुई थी, यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग क्या दिए हुए, पोल्स दिए हुए। तो अब अगर मुझे फाइंड करना है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ था, दो बिल्डिंग्स थी, यहाँ पर दो पोल्स दिए हुए। ठीक है, तो बिल्कुल सेम होगा। सबसे पहले तो हम नीचे वाले पार्ट को क्या बता देंगे, रेक्टेंगल बता देंगे। इसे रेक्टेंगल बताने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आपको बताना पड़ता है कि ए बी जो है वो किसको पैरेलल है, सी डी को। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दूसरी चीज हम ये बता देंगे कि जो BC है वो किसको पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू डी। तो BC इज पैरेलल टू DE। जैसे ही अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल EBCD इज अ रेक्टेंगल। अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है इसका मतलब अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि EB जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू DC। और दोनों ही अब किसके बराबर हो जाएंगे, 7 के। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है E से लेकर B तक, ये कितना है, 7। ये CD जो है ये भी क्या हो गया, 7। तो अपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, इससे अगर मुझे फाइंड करना है व्हाट इज AE, तो फाइंड करने का क्या तरीका होगा, हम ये लिख सकते हैं कि जो AB है वो बराबर है AE प्लस EB के, राइट। AB जो है वो किसके बराबर है, AE प्लस EB। पूरा AB जो आपके पास कितना गिवन है, 18। AE जो आपके पास कितना गिवन है, AE, दैट इज यू नीड टू फाइंड दैट। तो हम इसको AE लिख देते हैं प्लस EB। व्हाट इज EB, तो EB का वैल्यू आपके पास गिवन है, इट इज 7। अब देखिए अगर मुझे AE फाइंड करना है तो 7 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू 18 माइनस 7। और 18 माइनस 7 का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 11। इसका मतलब AE का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये हमने क्यों फाइंड किया है। देखिए ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ऊपर फिर आपको एक ट्राइंगल मिल गया। इस ट्राइंगल का नाम है AED ट्राइंगल। क्या आपके पास दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 डिग्री का। आपको ये एंगल फाइंड करना है, राइट। ये एंगल आपको फाइंड करना है। और हमने एक साइड और निकाल लिया, दैट इज AE। एडवांटेज क्या हो गया, जब आपको एंगल फाइंड करना रहता है तो आपको दोनों साइड्स या तीनों साइड्स में से कोई दो साइड एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने AE को फाइंड किया ताकि हम किसको फाइंड कर पाए, एक साइड को हम फाइंड कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल आपके पास दिया हुआ है वो है एंगल D। और एंगल D के हिसाब से ये वाला साइड कौन सा साइड है, अपोजिट। और ये वाला साइड कौन सा साइड है, इट इज एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेन्यूस। ट्राइंगल के हिसाब से एंगल D जो है उसके लिए ये साइड जो है अपोजिट हो गया और ये वाला कैसा हो गया, हाइपोटेन्यूस। कौन सा रेशो है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेन्यूस दोनों आते हैं, अपोजिट और हाइपोटेन्यूस दोनों जिस रेशो में आते हैं उस रेशो का नाम कौन सा है, साइन। तो अगर मैं साइन ऑफ एंगल D की बात करूं तो वो बराबर हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस के। अपोजिट अगर इस ट्राइंगल के लिए बात किया तो D का अपोजिट कौन है, D का अपोजिट है AE। और हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस आपके पास आ जाएगा AD। तो अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर साइन ऑफ एंगल D जो है वो तो अननोन है, तो एंगल D एज इट इज रहेगा। लेकिन मुझे पता है AE का क्या वैल्यू है, AE का वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 11। और AD का वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 22। ये कैंसिल हो सकते हैं, तो ये 11 वन सा हो जाएगा, ये कितने सा हो जाएगा, 2 सा। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल D आपके पास कितना आ गया, हाफ आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से आप इस चीज को समझिए। सी अगर आपके पास साइन ऑफ एंगल D का वैल्यू हाफ आ जाता है, बट हमें ये पता है कि साइन का वैल्यू हाफ सिर्फ एक ही एंगल पे आता है और वो कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। तो अगर साइन ऑफ 30 हाफ होता है और साइन ऑफ एंगल D भी हाफ है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल D कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, एक बार फिर से सुनिए। अगर साइन ऑफ एंगल D हाफ आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि असल में साइन का वैल्यू हाफ कब आता है, जब एंगल कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री। तो वी आर राइटिंग बट साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो साइन और ये भी साइन, ये हाफ और ये भी हाफ, इसका मतलब एंगल D किसके बराबर है, 30 डिग्री के।
तो इस वजह से मेरे पास एंगल डी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर एंगल डी 30 आ गया तो एंगल डी कौन सा एंगल था, ये वाला, और ये वही एंगल था जो वायर बना रहा था किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो देयरफॉर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस वैल्यू के साथ। ठीक है, आइए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लगा है मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दिया है स्टॉर्म ब्रेक्स अ ट्री, broke a tree and the tree drops rested 20 meters from the base of the tree making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. So you need to find what is height of the tree. सबसे पहले तो आपके पास दिया है कि एक ट्री है, तो इसलिए हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा ट्री हो गया, दैट इज ए बी। ये ट्री जो है वो क्या हो रहा है, स्टॉर्म की वजह से, हवा की वजह से क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो लेट अस से बिकॉज ऑफ सम एयर ये टूट रहा है, और टूटने के बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आके ग्राउंड पर लग जा रहा है। लेट अस से वो टूट गया है पॉइंट ई पे, और ये जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आके स्टक हो गया। इसे मैं लिख देता हूँ ए डैश। ठीक है, तो ये ए वाला हिस्सा कहां पर आ गया है, ग्राउंड पर आ गया है। कहां पर टूटा है ट्री, ट्री टूटा है एट पॉइंट ई। अच्छा, एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखिए, अगर ये यहाँ पर था तो जो इसकी हाइट यहाँ होगी वही हाइट इसकी यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ऊपर का हिस्सा गिरकर नीचे आ रहा है ना। तो क्या हाइट बदलेगी टूटने के बाद, नहीं। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में एक चीज ये बता सकते हैं कि ए जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू ई ए डैश के बराबर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अच्छा, जब ये नीचे गिर गया तो कितनी दूर जाकर गिरा है, तो हम ये कह रहे हैं कि द स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री ड्रॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस, मतलब बेस से इसका डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर्स का। अच्छा, ट्री है तो ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आपके पास जो ट्राइंगल आ रहा है उसका नाम है AEB। अब इस ट्राइंगल के अंदर AB का वैल्यू आपके पास 20 आ गया है, और आगे आपके पास ये लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो मुझे ये फाइंड करना है कि इस ट्री की हाइट कितनी होगी। अच्छा, ये एंगल कितना दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो जो टॉप पार्ट है, जो ट्री का टॉप पार्ट है, वो बेस पे आके कहां पर टकरा रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, और कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो क्या आपको ये ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास एक साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। अगर मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज वैल्यू फॉर ई ए डैश, और मुझे ये भी फाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज वैल्यू फॉर ई बी। तो लेट अस से अगर हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट ऐसे करते हैं कि देखिए ये ट्राइंगल के अंदर ये एंगल और ये उसका अपोजिट, और ये क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। इसका मतलब सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे ले सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ एंगल ई ए डैश बी, ई ए डैश बी। और tan का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के। अगर हम अपोजिट की बात करें तो एंगल ई ए डैश बी का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, दैट इज बीई। और अगर हम बात करें व्हाट इज द एडजेसेंट पार्ट, तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी ए डैश। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो tan ऑफ एंगल ई ए डैश बी, वो एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, जो किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू बीई। व्हाट इज बीई, बी तो मुझे फाइंड करना है, तो वो बी एज इट इज रहेगा। बी ए डैश की अगर हम बात करें तो वो कितना है, इट इज इक्वल टू 20। तो therefore tan of 60 डिग्री, इसका मतलब इट इज √3 विच इज इक्वल टू BE अपॉन 20, है ना। ध्यान से सुनिए, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि tan of 60 का वैल्यू कितना आता है, इट इज इक्वल टू √3। तो देखिए हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और tan of 60 का ही वैल्यू आपको हर बार पुट करना पड़ा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 20 आ रहा है उसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम ना आपके पास आ जाएगा 20 √3, और ये वैल्यू किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू बीई। तो देयरफॉर हमारे पास बी का एक वैल्यू आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 20 √3। अगला जो पार्ट है वो ये है कि अगर आपको हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है तो आपको ए फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन ए खुद जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू ई ए डैश। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ई ए डैश को फाइंड कर लेते हैं। जैसे मैं ई ए डैश को फाइंड कर लूंगा तो मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आप कैसे फाइंड करेंगे इसको।
तो देखिए अगर मैं डायग्राम को वापस ड्रॉ कर लूं तो डायग्राम के अंदर ये वैल्यू 60 हो गया, ये आपके पास 20 है, ये अब हमने फाइंड कर लिया दिस इज 20√3 और इस साइड का नाम क्या है EB और ये क्या है A डैश। तो अब देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइड्स पता चल गए, तो तीसरा साइड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? पाइथागोरस से, ऑब्वियस बात है। पाइथागोरस अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूं तो मैं इजीली किसको फाइंड कर सकता हूँ? व्हाट इज वैल्यू फॉर ए डैश, सॉरी A डैश E को। तो देयरफॉर अगर हम बात करें इन ट्राइंगल EAB A डैश B, हम ये लिख सकते हैं कि एंगल B जो है वो कितने डिग्री का? इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि E A डैश जो है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू EB, E A डैश का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? EB स्क्वायर प्लस B A डैश का स्क्वायर। नाउ सी मुझे ये वैल्यू तो फाइंड करना है। EB जो है वो आपके पास कितना है? इट इज 20√3 उसका स्क्वायर प्लस B A डैश जो है वो कितना है? B A डैश आपके पास दिया हुआ है 20 उसका स्क्वायर। तो अब अगर आप स्क्वायर ले लें तो 20 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा? 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के स्क्वायर से। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 प्लस 20 का स्क्वायर फिर आपके पास कितना आ गया? 400। तो देयरफॉर नेक्स्ट लाइन में आपके पास आ गया E A डैश द होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 1200 प्लस ये वैल्यू आपके पास कितना हो गया? 400। अगर हम इसे ऐड कर लेंगे कितना हो गया? 1600। तो E A डैश द होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया? 1600। तो देयरफॉर वैल्यू फॉर E A डैश जो है वो कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1600 और स्क्वायर रूट ऑफ 1600 कितना होता है? इट इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब E A डैश आपके पास क्या आ गया? वो वैल्यू आपके पास आ गया 40। ठीक है, तो अब अगर मुझे ट्री का हाइट चाहिए था तो ट्री की हाइट में दो चीजें आ रही थी, एक तो ए आ रहा था जो किसके बराबर है? E A डैश को। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AE इज आल्सो इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू 40। अब अगर AE का वैल्यू 40 आ गया, EB हम पहले से फाइंड कर चुके थे दैट इज 20√3, तो देयरफॉर ट्री की हाइट क्या होगी? आई कैन से जो ट्री है वो AB है और AB किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू AE प्लस EB। AE अभी हमारे पास कितना आ गया? 40 प्लस EB का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? 20√3। तो यहां पर हम क्वेश्चन को रोक सकते हैं और मेरा ये फाइनल वैल्यू हो जाएगा। दैट इज वैल्यू फॉर द हाइट ऑफ द ट्री, वो कितना आ रहा है? 40 प्लस 20√3। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्या 40 20√3 से मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 20 के पास क्या आ रहा है? √3 वाला टर्म और 40 के पास √3 वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है। स्पेशली मुझे इसका डायग्राम बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा चैलेंजिंग है बिकॉज ऊपर का हिस्सा जब नीचे आ रहा है तो वो हिस्सा हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप रिवाइंड करके जरूर वापस से देखिएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। ओके, सो अब आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दिया है काइट इज फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। ठीक है, तो लेट अस से आपके पास यहां पर एक काइट दी हुई है, इस काइट का ग्राउंड से जो आपके पास हाइट गिवन है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू 60 मीटर्स। ठीक है, इट इज इक्वल टू 60 मीटर्स। लेट अस से ये जो हाइट है इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इट इज AB और जो इसका स्ट्रिंग था, जो धागा था, वो कहां पर है? नीचे की तरफ है। लेट अस से ये उसका स्ट्रिंग हो गया, ग्राउंड पे बना हुआ है, ये हिस्सा ग्राउंड हो गया। हाइट हमेशा हम ग्राउंड से ही चेक करते हैं, इसका मतलब यह एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। हाइट हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो उसका जो स्ट्रिंग है उसे कहां पर बांध दिया है? नीचे की तरफ, और नीचे बांधने के बाद जो एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री।
आगे आपको ये फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मुझे ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि रूट थ्री का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू फॉर रूट थ्री इज 1.73। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे रूट थ्री का वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा। एंगल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये अपोजिट हो गया, ये वाला जो साइड है ये कैसा साइड है, इट इज हाइपोटेनियस। तो अपोजिट और हाइपोटेनियस वाला जो रेशो होता है वो कौन सा होता है, वो रेशो होता है साइन थीटा। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है, साइन ऑफ एंगल ACB है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इफ वी टॉक अबाउट अपोजिट, तो अपोजिट का वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, AB, और हाइपोटेनियस की अगर हम बात करें तो वो वैल्यू आपके पास क्या आ गया, AC। So therefore I can say sine of 60 is equal to AB। AB आपके पास गिवन है 60 और AC का जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर सपोज कीजिए मुझे फाइंड करना है व्हाट इज वैल्यू फॉर AC, तो मुझे पता होना चाहिए साइन ऑफ 60 क्या होता है। तो जैसे अब तक हमने tan का वैल्यू याद रखा, एक वैल्यू अब हम और सीख लेते हैं। साइन ऑफ 60 होता है √3/2। साइन ऑफ 60 क्या होता है, √3/2। तो देयरफॉर हम नेक्स्ट लाइन में जहां पर आपके पास साइन ऑफ 60 दिया हुआ है वहां पे लिख सकते हैं √3/2। ये वैल्यू बराबर हो जाएगा किसके, 60 अपॉन व्हाट, इट इज AC। अब मुझे क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो AC के लिए हम क्या करते हैं, इस AC को वहां शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3। ठीक है, ये 60 यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज यहां आ जाएंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास √3 आ रहा है, और जब भी डिनोमिनेटर में √3 आता है तो उसे हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। √3 और √3 मल्टीप्लाई होने पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 60 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो वैल्यू हो जाएगा 120, और आगे आपके पास क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू √3, है ना। मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जब भी हम √3 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 से, तो वैल्यू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर जो है वो क्या आता है आपके पास, 3 आता है। तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। और आप कैंसिल कर दें तो ये 1 सा हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास 4 सा हो गया, और ये हो गया 0। तो इसका मतलब 40 इंटू √3 आपके पास वैल्यू आ रहा है, दिस इज 40 √3। ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास, AC का। और बिकॉज क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो मुझे √3 का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट अस से हम ये लिखते हैं कि AC जो है वो किसके बराबर है, 40 मल्टीप्लाइड बाय √3 के बराबर है। सो देयरफॉर वी कैन से दिस इज 40 इंटू √3 का वैल्यू 1.73। तो अगर आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 4 3 सा क्या हो जाएगा, 12, 1 कैरी। 4 इंटू 7 जो है वो 28 हो गया, प्लस 1 क्या हो गया, 29, 2 कैरी। 4 1 सा जो है 4 हो गया, प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये वैल्यू आ गए, और ये 0 एक यहां लग गया। तो AC का जो वैल्यू है आपके पास वो ये आ रहा है। अच्छा, पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, 2। इसका मतलब AC का वैल्यू आपके पास आ गया, AC इज इक्वल टू 69.20 मीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर है। तो देयरफॉर मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कितनी मिल गई हमें, इट इज इक्वल टू 69.20। ओके, थैंक यू, होप यू आर एंजॉइंग ऑल दीज वीडियोस, और आप घर पे इसको प्रॉपर्ली पढ़ रहे हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जैसे ही आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, प्लीज आप प्रॉब्लम सेट को जरूर पढ़ें। ठीक है, प्रॉब्लम सेट आप लोगों के लिए है ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। जैसे ही हमारा ये चैप्टर हो जाता है हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, बट मेक श्योर आप प्रॉब्लम सेट के सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। एंड डोंट वरी, आप सारे प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इन 2 वीडियोस को प्रॉपर्ली देखा है, इन्हीं की प्रैक्टिस वापस से बहुत अच्छी की है। तो प्लीज रिमेंबर, सबसे पहले तो आप इन वीडियोस को देखें, देखने के बाद इनका रिविजन करें, और रिवीजन के बाद आपको बहुत अच्छे से जो है उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये दोनों कर लेते हैं तो ये टारगेट आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।